यानी आप कह रहे हैं विपक्ष डरा हुआ है। विपक्ष डरा डरा रखा है, क्योंकि सारी संस्थाएं ध्वस्त हो गई। निजी हाथ में चला जाएगा तो जनरल कैटेगरी के भी यूथ को नौकरी मिलने वाली नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इस देश में भयंकर गरीबी होगी, भयंकर गरीबी होगी, रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को। ये बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। एलजी को पावर क्यों देना चाहिए? इनका घमंड है, और घमंड इसलिए है कि सारी संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। चुनाव आयोग भी, चुनाव आयोग हो गया बीजेपी आयोग। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और इस समय मौजूद हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज जी हैं। और देश में जो है एक तरीके कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं, वो चाहे बैंक कर्मियों के आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, और तमाम तरह के ओवैसी के बयान भी आए हैं। तो हम तमाम सवालों से जानकारी जुटाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं आंदोलनों को लेकर। सबसे पहला सवाल ये सर कि आईडीबीआई समेत 2 सरकारी बैंकों को उसे प्राइवेट किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा, उसको लेकर कर्मी सड़क पर हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूँ पहले की सरकारों ने, नेहरू जी का, इंदिरा जी का, कि उन्होंने बनाया। अगर बनाया न होता तो आज ये बेचते क्या। तो यह सारे जो बैंक्स हैं, रेलवे है, बंदरगाह है, एयरपोर्ट हैं, इंश्योरेंस हैं, ये सब जनता के लिए, जनता के पैसे के से बने हुए हैं। अब इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं रोजगार है। उनको इसमें रोजगार नजर आ रहा है कि सरकार का काम रोजगार कर, व्यापार करना नहीं, सॉरी, सरकार का काम व्यापार करना नहीं। तो मोदी जी को ये सब मतलब, अगर किसी का भला हो, राज्य का अगर रेवेन्यू बढ़े, लोगों को नौकरी मिले और बिजनेस बढ़े, तो उसको सब उन्होंने व्यापार कह दिया है। तो जनता के पैसे से सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और भारत सरकार के तमाम विभाग थे, ये जन कल्याण के लिए थे, नौकरियां दी जाती थी। निजी हाथ में चला जाएगा तो जनरल कैटेगरी के भी यूथ को नौकरी मिलने वाली नहीं है। जो बनिया होता है, सरमाएदार होगा, देश का बड़ा पूंजीपति होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट से और कंप्यूटराइजेशन से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, कंट्रोल करेगा, उसका वरीयता, उसको वरीयता नौकरी देने की नहीं होगी। ये तो सरकार के विभाग का ही एक कार्य था, कंपनियों का ही काम था कि लोगों की सेवा करना। बीएसएनएल ने लोगों की सेवा करी। जब से मोबाइल आया है, ये चाहे एयरटेल हो, एस्सार हो, चाहे रिलायंस का मोबाइल आया था, टाटा का, ये वहाँ नहीं जाते थे जहाँ पर घाटा होता था, जैसे लेह लद्दाख में या पहाड़ी एरिया में या रूरल एरिया में, क्योंकि वहाँ पर घाटा होता है, लेकिन वहाँ बीएसएनएल पहुँचता था। तो सर, देश के प्रति दायित्व, जनता के प्रति दायित्व, आम जनता का कल्याण का कोई फिक्र हमारे प्रधानमंत्री को नहीं है। और आज ये देश बेच रहे हैं और लोगों की नौकरी बेच रहे हैं, लोगों का के पेट पर लात मार रहे हैं। निजीकरण पर एक सोच होगी सरकार की, वो क्या सोच हो सकती है? निजीकरण में पहले तथाकथित सवर्ण लोग भी शामिल थे, जो SC ST OBC आरक्षण के वजह से ईर्ष्या थी उन्हें। अब उन्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला। और निजीकरण हमारे देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका एक कारण, बड़ा कारण यह है कि इस देश में जिसके पास धन जाता है, पूंजी जाती है, वो 7 पीढ़ियों 10 पीढ़ियों के लिए लेकर बैठ जाता है। अमेरिका में बिल गेट्स है, वारन बफेट है, एलन मस्क है, बेजोस है, जैक डोर्सी है, या जो बड़े बड़े वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फोर्ड है, थे, जो एक ही पीढ़ी तक धन उनके हाथ में रहता था है, उसके बाद में
लोगों के बीच चला जाता। तो वहाँ का जो धन है, वहाँ की जो पूंजी है, वहाँ लोग ट्रबल करती रहती। यहाँ का तो पहले धीरू भाई अंबानी, फिर मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी के बच्चे, अब आगे भी ये धन किसी और के हाथ में नहीं जाएगा, रोजगार किसी हाथ में नहीं जाएगा। इसलिए इस देश के अंदर तो निजी क्षेत्र में कुछ होना ही नहीं चाहिए, या मिनिमम होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इस देश में भयंकर गरीबी होगी, भयंकर गरीबी होगी, रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को। लेकिन उनका मेन दावा तो सर यही है कि रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा होंगे। रोजगार ही तो नहीं मिल रहा। आज मैं एक उदाहरण के तौर पर देखता हूँ, एलन मास्क दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं आज के समय में। 1000 से ज्यादा सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया, और उनसे भी ज्यादा अडानी की कमाई बढ़ी है। तो रोजगार कितना बढ़ा, ये डाटा ले आए। ये रोजगार मारने का ही काम करता है निजी क्षेत्र, रोजगार खत्म करने का ही काम करता है। यह नहीं कि सार्वजनिक या सामान्य जनता का धन ही नहीं लूटते, मुनाफा ही नहीं कमाते, बल्कि लोगों का रोजगार मारते। सर आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, किसान की 3 बिल 3 नए कानून आए, किसान आए सड़कों पर, उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद अब जो है बैंक कर्मी सड़क पर है। विपक्ष कहाँ है सर? देखिए, ऐसा विपक्ष को आदत थी जनतांत्रिक माहौल में आंदोलन करने का। अब वो माहौल क्रिमिनल हो गया है और गुंडागर्दी का हो गया, उसके लिए वो तैयार नहीं थे। जैसे कि जो भी आंदोलन करे उसके खिलाफ में झूठा या सही ईडी का केस बना दो, इनकम टैक्स का, या सीबीआई का केस बना दो, या अदालत में लटका दो। इसके लिए पहले की पीढ़ियां तैयार नहीं थी, राजनीतिक पीढ़ियां। एक कारण यह है कि वो राहुल गांधी जी के अलावा कोई बोल नहीं रहा। अरे हमारे देश की धरती पर चाइना बैठा हुआ है, क्या ममता बनर्जी का और पटनायक का, केसीआर का और चंद्रबाबू नायडू का, मायावती की जिम्मेदारी नहीं होती? केवल राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी होती? नहीं बोल रहे। यानी आप कह रहे हैं विपक्ष डरा हुआ है? विपक्ष डरा रखा है, क्योंकि सारी संस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। संस्थाओं से ही तो व्यक्ति की आज़ादी मिलती थी। एक सवाल सर दिल्ली सरकार को लेकर, दिल्ली सरकार उसमें विधानसभा में एक प्रस्ताव आया है जिसमें एलजी के पास जो सरकार की पावर होती है, दिल्ली सरकार की पावर होती है, वो ज़्यादातर एलजी के पास चली जाएगी, उपराज्यपाल। देखिए, ऐसा है, पूरे दिल्ली को ठप कर देना चाहिए, उसमें कांग्रेस भी साथ देगी। एक अधिकारी पूरे दिल्ली को चलाएगा, और जिस तरह से एमसीडी को चलाया है भारतीय जनता पार्टी ने, बर्बाद कर दिया है। अब एक अधिकारी से चलाएंगे, अधिकारी कोई जवाबदेह थोड़ी होता है, उसे जनता भी नहीं मिल पाएगी, उसे वोट थोड़ी लेना है। ये मोदी मॉडल देश को बर्बाद करने का मॉडल। इनको सत्ता की भूख, पावर की भूख, कि किसी और के पास में पावर हो ही न, सत्ता हो ही न, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। एलजी को पावर क्यों देना चाहिए? एलजी को तो पावर देना ही नहीं चाहिए, और सारा का सारा पावर दे दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि पुलिस और डीडीओ और 3 विभाग को छोड़कर के बाकी का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होगा। तो फिर से बिल ले आ रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजधानी विधेयक बिल, तो इसके उसको रोका जाना चाहिए। ये जनता का भी काम है, पूरा जनता परेशान होगी। अधिकारी से बात, अभी तो चीफ मिनिस्टर हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, उसका गला पकड़ लेंगे, वोट नहीं देंगे, घेराव कर लेंगे, ये कह देंगे अच्छा चुनाव में आओगे तो देखेंगे। ये एलजी को कहने क्या जाएंगे? एक आईएएस ऑफिसर को कहने के कहाँ जाएंगे? वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के, उसको कोई वोट लेने की चिंता है? सर ओवैसी के बयान पे आएंगे। उत्तर प्रदेश में 1 साल बाद चुनाव होने हैं, ओवैसी ने एक बड़ा सवाल दिया कि ठोको, जो एक फार्मूला है योगी जी का, उसके तहत नहीं, मुस्लिमों को टारगेट किया वो गया। दलित सबसे ज्यादा ठोके जाते हैं। एनकाउंटर भले उनका ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का होता है। उसके बाद में मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ, फिर ब्राह्मणों का हुआ है, यादवों का हुआ है, और
हर जगह पर की पोजीशन में योगी जी के जाति के लोग ही बैठे हुए। हाथरस में क्या हुआ था? बलात्कार भी हुआ था, एडीजी ने कहा कि बलात्कार हुआ ही नहीं, और डीएम वहां पर डरवाने पहुंच गया था, और वहां के बिरादरी के लोगों ने पंचायत भी किया था कि पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बीजेपी के सांसद मिलने जा रहे थे अपराधियों से, आरोपियों से। तो ये जो इसी उसी ठोकों का परिणाम यह है कि किसी विशेष दलित को, मुस्लिम को, पिछड़ा को, अभी एक कहार का मामला है, उस लड़की को, प्रेग्नेंट लड़की को मार दिया इसलिए कि पानी भरने को लेकर के कोई एक मामला हुआ है, मर्डर कर दिया। तो अति पिछड़ा भी परेशान है, सभी परेशान हैं। तो उनका यह है कि इनके परिकल्पना का जो रामराज्य है उसमें अभिजात्य वर्ग को छोड़ कर के बाकी को मारा पीटा जाना चाहिए। नौकर हैं, शूद्र हैं, गुलाम हैं, उसमें मुस्लिम भी शामिल करिए। इस सेंस में इसको देखा जाना चाहिए, और हो भी ऐसा रहा। किसान आंदोलन चल रहा है सर, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। बातचीत का कवायद भी, पहले जो बातचीत हुई, 11-12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब कवायद भी नहीं हो रही है। तो एक तरीके से साइड लाइन कर दिया गया है उसे। साइडलाइन नहीं किया गया है, इनका घमंड है। और घमंड इसलिए है कि सारी संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। चुनाव आयोग भी, चुनाव आयोग हो गया, बीजेपी आयोग हो गया। बंगाल में जिस तरह से घेरा जा रहा है चुनाव का जीतने के लिए 8 चरणों में, यानी छोटे छोटे इलाके में, ताकि इनके सारे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनके ईडी, सीबीआई, आईटी सेल, चुनाव आयोग सब मिलकर के उसको घेर ले, तो किसी तरीके से जीतने का। तो इसका घमंड है, ईवीएम का घमंड है। तो जब तक इस इनकी ताकत का सहयोग लेते रहेंगे सत्ता में आने के लिए, तब तक किसानों या बैंक कर्मियों के आंदोलन की चिंता नहीं होगी। वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता कहता हुआ पकड़ा गया कि को विपक्ष हमें हरा ही नहीं सकता, ईवीएम हमारे साथ में है। तो प्रज्ञा मिश्रा ने बल्कि इंटरव्यू किया है। तो ईवीएम बहुत बड़ा है इनके हाथ में, इसलिए किसानों, लाखों करोड़ों किसानों के नाराजगी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फर्जी वोट डलवाएंगे। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसने हर जगह लगभग देश भर में अपना जनाधार खोया है। और कांग्रेस कार्यकर्ता में ऊर्जा कैसे आएगी, कैसे, क्या करने वाले हैं आप? अब ये तो कोई एक तरीके से डिमोटिवेट है नहीं, ये सवाल इस समय नहीं बनता, क्योंकि ये बड़ा समग्रता का सवाल है और पूरी पार्टी का सवाल है। और ऐसा नहीं है, लेकिन एक मैं संक्षेप में कह देना चाहता हूँ कि उतार और चढ़ाव सबके होते हैं। इस समय माना कि हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम फिर से पुरानी स्थिति को गेन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।